गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीडीएमएल शिक्षण संस्थान की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत। आज से जो पूर्व की जो कक्षाएं थी उन कक्षाओं में हमने बात की इंडियन ज्योग्राफी की। इंडिया में जो इंडियन ज्योग्राफी की जो भौतिक प्रदेश हैं उनकी बात चल रही थी। उनमें हमने सबसे पहले पढ़ा अरावली का क्षेत्र पढ़ा, उसके बाद मैदानी भाग पढ़ा। मैदानी भाग में काफ़ी मैदानी भाग हम पढ़ चुके हैं। उन मैदानी भागों में के बाद हम पढ़ेंगे थार का मरुस्थल यानी पर्वतीय प्रदेश। थार का मरुस्थल यानी जो थार के जो मरुस्थल की बात है इनका अध्ययन हम करेंगे। इससे पहले हमने उत्तरी पर्वतीय मैदानी भाग की बात की, उसके बाद उत्तरी पर्वतीय भाग की बात की, मैदानी भाग की बात करी। आज करेंगे हम थार के मरुस्थल। तो बच्चों, जो थार का मरुस्थल है, थार के मरुस्थल के बारे में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग विद्वानों के अनुसार अलग अलग मत हैं। कुछ लोग कहते हैं वहाँ के जो स्थानीय जो चट्टान है उनका जो विघटन है, विघटन के कारण ये मरुस्थल का प्रसार हुआ है कि वहाँ की जो चट्टानी भाग है वो छोटे छोटे चूर्णों के रूप में विखंडित हो गई और वो आज एक मरुस्थल यानी रेत का भाग बना हुआ है। थार के मरुस्थल का विघटन का टूटना होता है, अपर्दन के भी टूटना होता है। अपर्दन का मतलब होता है टूट फूट कर एक स्थान दूसरे स्थान पर जाना। विघटन का मतलब है टूट कर चट्टानों का उसी स्थान पर रहना। तो विघटन की स्थिति के कारण हुआ। कुछ विद्वान मानते हैं कि ये जो भाग है ये भाग जलीय भाग था, काफी आर्द्रता थी, पर धीरे धीरे जो जलीय भाग है वो शुष्क भाग की ओर बदल गया, ऐसा कुछ विद्वान मानते हैं। क्योंकि इनमें जो आर्द्रता की जो स्थिति है, आर्द्रता की स्थिति, जैसलमेर में एक पार्क है आकल वुड फोसिल पार्क के नाम से, क्योंकि यहाँ लकड़ियों के काफी भंडार मिले हैं, कोयले के क्षेत्र भंडार माने गए हैं इन क्षेत्रों में। तो इससे अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पर पहले आर्द्रता थी, नमी थी, ये भाग सूखा नहीं था। स्थिति ये बनती है बच्चों कि जो थार का मरुस्थल है ये किसका भाग है? तेथिस सागर, तेथिस सागर के का अवशेष है, अवशेष। क्योंकि खारे पानी की झील का होना, झील का होना, कोयले की प्राप्ति का होना, खनिजों की प्राप्ति का होना, ये प्रमाण मानता है कि ये तेथिस सागर के अवशेष थे। ये कब मिलते हैं? तेथिस सागर में धीरे धीरे हिमालय क्षेत्र का पानी आता गया और वहाँ अवसाद जमा होते गए। अवसाद जमा होने के कारण इस भाग में काफी अवसाद, कंकर, पत्थर, लकड़ी आदि जमा होती रही, वनस्पतियां उगने लगी। फिर ये भाग दबता गया, वनस्पतियां नीचे दब गई, भूगर्भीय ताप और दाब के कारण वो वनस्पतियां हैं कोयले में रूप परिवर्तन कर लिया गया। बताते हैं कि इस भाग में पहले काफी नदियां बहती थी, नदियों की धाराएं निकलती थी। ये भाग पहले मरुस्थलीय भाग नहीं था, आर्द्र स्थिति में था, जलीय जल भाग था, दलदली भाग था। पर स्थिति ये बनी कुछ भूगर्भिक हलचलों के कारण
इस भाग में ऐसे ये तेठी सागर, यहाँ नदियों की काफी धाराएं बहती थी इधर उधर, पर स्थिति ये बनी कि कुछ भूगर्भिक अंचलों के कारण ये भाग ऊंचा उठ गया। क्या हो गया? ये भाग ऊंचा उठ जाने से जो यहाँ को जो जलीय क्षेत्र था वो इधर हो गया और इधर हो गया। यानी ये जो जलीय धारा थी, ये जलीय धारा का जो भाग ये ऊंचा उठ गया भूगर्भिक हलचलों का। क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो प्लेटें हैं वो हलचलें करती रहती है, भूगर्भिक हलचलों के कारण ये भाग ऊंचा उठा और इन्हें दो नदियों के रूप में ये धाराएं निकल गई, एक तो सिंधु इधर और इधर गंगा के रूप में। ये भाग क्या हो गया? शुष्क हो गया। इस कारण कहा गया है कि ये भाग तेठी सागर के अवशेष थे, पर धीरे धीरे ये भाग किस में बदल गया? भूगर्भिक हलचल होने के कारण ये भाग शुष्क क्षेत्रों में बदल गया। मानते हैं ये भाग काफी उपजाऊ भाग है। काफी उपजाऊ होने का कारण है कि यहाँ अवसाद जमा होते हैं, पर जल की कमी के कारण इस भाग में फसल नहीं हो पाती है। अगर यहाँ जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाए तो इस भाग में फसल करना काफी महत्वपूर्ण माना गया है। कृषि कार्य बहुत अच्छे से तरीके से संपन्न होता है। धीरे धीरे ये जो शुष्क भाग है ये किस में बन गया? बालू मिट्टी के अंदर बदल गया। और ये इस भाग में जो थार का मरुस्थल है ये पाक और भारत के अंदर फैला हुआ है। हिस्सा किसमें है? पाक और भारत के अंदर इसका हिस्सा फैला हुआ है। इसके अलावा हम बात करते हैं जो थार का जो मरुस्थल है उसकी विशेषताओं की। थार का जो मरुस्थल है ये मरुस्थल अरावली के पश्चिम में, अरावली के पश्चिमी भाग में फैला हुआ है। कहाँ है? अरावली के पश्चिमी व उत्तर पश्चिमी पश्चिमी भाग में फैला हुआ है। क्योंकि जो अरावली है ये यहाँ जल विभाजक का कार्य करती है। ये भाग 150 से 380 किमी मीटर लगभग ऊंचा भाग माना गया है, मीटर ऊंचा, और 640 किमी लंबा माना गया है। जो थार का जो मरुस्थल है 150 से 380 मीटर ऊंचा, 640 किमी लंबा ये भाग माना गया है और 160 किमी चौड़ा माना गया है। थार के जो मरुस्थल है इस भाग की विशेषता है कि यहाँ रेत के टीले, बालू का स्तूप लगातार बनते हैं और बिगड़ते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर बह जाते हैं। ये टीले स्थानांतरित होते हैं, रेत के टीले स्थानांतरित होते हैं हवा के साथ। यहाँ सबसे अधिक हवाओं के माध्यम से अपर्दन होता है। किसके माध्यम से होता है अपर्दन? सर्वाधिक हवाओं के माध्यम से, क्योंकि जब पवनें चलती हैं, पवनें अपने साथ इन मिट्टी को बहा कर ले जाती हैं। कुछ क्षेत्रों में कहीं कहीं जब टीले से मिट्टी स्थानांतरित होती हैं, निम्न भूमि बन जाती हैं या नीचा भाग बन जाता है, और नीचा भाग बन जाने के कारण वो भाग तल्ली कहलाता है। जो बालू का स्तूप से पवनों के द्वारा मिट्टी को स्थानांतरित किया गया वो भाग नीचा हो गया, निम्न भूमि हो गई। निम्न भूमि होने के कारण, नीचा होने के कारण जो झील भाग बनता है, नीचा जो भाग बनता है, इस भाग को कहते हैं
तल्ले। अगर जब वर्षा होती है, वर्षा होने के बाद इस झील में पानी भर जाने कारण इसे डांड या रन के नाम से जानते हैं। डांड या रन के नाम से इस भाग को जानते हैं। जब इसमें पानी भर जाता है, झील बन जाती है। इस भाग में जो बालों का स्तूप है, बालों का स्तूप के जो प्रसार है प्रतिवर्ष 1 किमी गति से पूर्व की ओर बढ़ रहा है। प्रतिवर्ष 1 किमी पूर्व की ओर बढ़ रहा है। इस मरुस्थल के प्रसार को रोकने के लिए केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान स्थापित की गई है, जो काजरी के नाम से CAZRI या काजरी के नाम से जानी गई है। एक पंक्ति लगाई जाती है कि पंक्ति लगाकर ये मरुस्थल के प्रसार को रोका जाता है। फिर इसके बाद सिंचाई हो जाने के कारण इसमें काफ़ी फायदा हुआ है। थार के जो मरुस्थल है, थार के मरुस्थल का महत्व क्या है? थार का मरुस्थल है, ये ग्रीष्म ऋतु में मानसून को प्रभावित करता है, क्योंकि थार का जो मरुस्थलीय भाग है वो तप जाता है। तप जाने के कारण यहाँ निम्न वायुदाब बन जाती है। निम्न वायुदाब बन जाने के कारण यहाँ दक्षिण पश्चिम जो मानसूनी पवनें हैं इस साइड चलती हैं और मार्ग में आर्द्रता स्थापित कर देती हैं। इसके अलावा यहाँ खनिजों के भंडार पाए गए हैं। खनिजों के भंडार हैं। यहाँ उपजाऊ भाग है। पानी उपलब्ध होने के कारण यह भाग काफी उपजाऊ माना गया है और सर्वाधिक जैव विविधता वाला भाग है। सर्वाधिक जैव विविधता वाला भाग है। यहाँ कोयले आदि के भंडार भी प्राप्त